आज बात करते हैं डीएनएस की, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ये एक डेटाबेस की तरह समझ सकते हैं आप, जो कंप्यूटर्स में या किसी सर्वर पे रहता है और उसमें नेम और आईपी एड्रेसेस कई होस्ट में, जितने भी होस्ट इंटरनेट पे हैं और जितने भी डोमेन्स हैं, वो सारे उस डेटाबेस में, जैसे अगर आप ये डेटाबेस माने किसी भी सिस्टम पे रखा हो सकता है ये, और यहाँ पर नेम, ध्यान दीजिएगा, नेम और उसके साथ आईपी, नेम और आईपी रहते हैं। उसके आईपी एड्रेसेस क्या होता है, जैसे 255.255 यानी 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर हो सकता है, .255 और .255। ये क्या होता है, ये एक नंबर होता है जो एक कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी स्पेसिफिक होता है, जो इंटरनेट पे आया हुआ है। तो आईपी एड्रेस से आप पता कर सकते हैं कौन सा सिस्टम है, क्या एड्रेस है, किस जगह से इंटरनेट यूज हो रहा है। तो ये एक्चुअली एड्रेस होता है इंटरनेट पे आपके सिस्टम का, जैसे आपका एड्रेस होता है आपके शहर में, इसी तरीके से कंप्यूटर का एड्रेस होता है इंटरनेट पे, इस तरीके से आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो और नाम जो होते हैं आपके, वो थोड़े इजी हो जाते हैं। तो नाम और इस आईपी एड्रेस का जो एक तरीके से रेफरेंस है, या फिर उनको एक साथ जो लिखा जाता है, और उनकी जो एक दूसरे के प्रति डायरेक्शन इंडायरेक्शन है, वो सारी आपको डोमेन नेम सिस्टम में मिलेगी। तो डोमेन नेम सिस्टम यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। डोमेन नेम सर्विस, अगर डोमेन नेम सर्विस आती है, ये ऐसी कोई सर्विस मांगी जाती है डोमेन नेम सर्विस के लिए, तो उसके लिए डोमेन नेम सिस्टम काम में आता है, क्योंकि डोमेन नेम सर्विस मतलब क्वेरीज आएगी, और क्वेरीज कौन उसको करके देगा, रिस्पॉन्ड करेगा डोमेन नेम सिस्टम। तो हिस्ट्री देखते हैं पहले। ARPANET ये एक जो डिफेंस, यूएस डिफेंस है, उनका एक इंटरनेट के लिए एक विंग था, जिन्होंने इंटरनेट के लिए बड़ा मिनिस्टर डिफेंस ने काम किया। तो उनके पास एक host.txt करके सेंट्रल फाइल होती थी। यहां पर भी काम सेम था, देखिए सब चीजें सेम है, बस नाम बदल गए हैं, जगह बदल गई हैं, उसका जो एम्प्लीफिकेशन हो गया है और थोड़ा फिनेज आ गया, सोफिस्टिकेशन आ गया, वरना चीजें जो इजाद हुई थी वो अभी तक वैसी चल रही है। नेम और एड्रेस मैपिंग, नेम है, एड्रेस मैपिंग है, नेम और उसका एड्रेस। तो host.txt क्या था कि टेक्स्ट फाइल थी उनके पास। ये SRIs की NIC जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है वो रखती थी। तो इसमें होता क्या था कि NIC अपडेट करती थी host.txt को, यहाँ पर ईमेल्स आते थे, मैसेजेस आते थे, और उसके बाद host.txt अपना अपडेट होती रहती थी। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते थे, FTP करके इसको डाउनलोड कर सकते थे कि भाई किसका नाम किस एड्रेस के साथ मैच है, कौन कौन सिस्टम किस पे है, ये किया जाता था। अब क्या है कि जैसे ही सिस्टम ग्रो हुआ, जैसे सिस्टम बढ़ा, तो host.txt में प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि ये तो टेक्स्ट फाइल है। अब टेक्स्ट फाइल का एक साइज होता है, एक परिधि होती है, जिसकी लिमिटेशन होती है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। तो स्केलेबिलिटी हो गया, अब नेम कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कंसिस्टेंसी आ गई, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो 1984 में पॉल ने फिर फर्स्ट वर्जन रिलीज किया, जिसको RFC से 882, 883, फिर उसके बाद सुपरसीड किया 1033, 1035 ने। तो तब से शुरू हुआ आज जो हम बात कर रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम, तो व्हाट इंटरनेट यूजर यूज टू रेफरेंस एनीथिंग बाय नेम ऑन द इंटरनेट। तो जिस तरीके से नाम होता है, वो जो भी नाम से हम याद करते हैं, जैसे अगर कोई वेबसाइट है www.google.com, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपसे, तो ये तो वेबसाइट है, आपको याद है ये वेबसाइट, आपको पता है, आप आराम से टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या एड्रेस है, क्योंकि सिस्टम, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर सिस्टम कभी भी नाम से नहीं चलते। ये सब जो नाम देख रहे हैं, उनके पीछे डिजिटल साइंस इन्वॉल्व है, उसके पीछे नंबर्स इन्वॉल्व है। तो नंबर में चेंज करना पड़ेगा, नंबर तो होना ही पड़ेगा कोई ना कोई, और स्पेसिफिक फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया .255, .255, .255, .255 फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसमें, जिसमें ट्रांसलेशन होता है नाम का उनके एड्रेस से, इसी मैकेनिज्म को हम डोमेन नेम सिस्टम की संज्ञा दे सकते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम एक ग्लोबली, पूरे वैश्विक तौर पे है, ये केवल ऐसे नहीं कि सेंट्रली है, वैश्विक तौर पे है,
स्केलेबल है यानी कि बढ़ घट सकता है, रिलायबल है, आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें कोई भी इनकन्सिस्टेंसी या फिर ये कभी ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। सबसे पहला आपका नेम स्पेस है, और फिर सर्वर होते हैं जो नेम स्पेस को अवेलेबल कराते हैं। फिर आपके रिजॉल्वर्स होते हैं, क्लाइंट्स, जो सर्वर को इसको क्वेरी भेजते हैं इन नेम स्पेस के लिए, नेम स्पेस के लिए अपना मैसेज भेजते हैं। तो हम क्यों डीएनएस यूज करते हैं, ये भी एक बात है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि नाम आराम से याद रहते हैं, नंबर आराम से याद ही रहते हैं। दूसरी चीज कि नंबर जो है वो इंटरनेट की जान है, डिजिट इंटरनेट की जान है, कंप्यूटर साइंस की जान है। नाम से कुछ भी नहीं होता है। जो टेक्स्ट देख रहे हैं ना, वो टेक्स्ट कुछ होता ही नहीं है, ये सब वर्चुअल है, हर चीज नंबर है। कंप्यूटर में, साइंस में हर चीज नंबर ही नंबर है, डिजिट है, बिट है। ये तो आप देख रहे हैं पीछे क्या काम हो रहा है, उसके बारे में आज बात हो रही है। तो डीएनएस एज अ डेटाबेस, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोई वैश्विक तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन, लूज कोहेरेंसी, इसको देखेंगे, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डायनेमिसिटी, ये इसके लिए हम यूज करते हैं। एक एक को हम देखते हैं। चलिए, डीएनएस एज अ डेटाबेस। तो डेटाबेस यानी कि आपके पास डोमेन नेम्स है, जैसे मैंने 3 अलग अलग नाम दिए हैं, नाम इसमें रखे होते हैं, इतने सारे डोमेन नेम स्टोर्ड है। बल्कि शायद मैं ये कह के कम कर रहा हूँ, आज के ज़माने में कितने हो गए होंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कितने बढ़ रहे होंगे। और हर डोमेन नेम के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे हम रिसोर्स रिकॉर्ड कहते हैं, और हर एक एट्रीब्यूट को जो डोमेन नेम के हैं उनको हम इंडिविजुअली रिट्रीव कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम छान सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन समझे। डेटा तो लोकली रहता है, लेकिन इसको रिट्रीव किया जा सकता है, पाया जा सकता है ग्लोबली, यानी कि वैश्विक तौर पे। तो ये मत समझिएगा कि कोई एक सिंगल सिस्टम है कहीं वर्ल्ड में और वहाँ पर डेटा रखा हुआ है, डीएनएस डेटा, ऐसा नहीं है। नो सिंगल कंप्यूटर हैज़ ऑल डीएनएस डेटा। और जो डीएनएस लुकअप्स है वो कोई भी डिवाइस प्रोवाइड कर सकता है आपको। रिमोट डीएनएस डेटा जो है, जो कहीं किसी भी जगह पे आपका डीएनएस डेटा है, उसको आप कैश कर सकते हैं, और कैश किया जा सकता है ताकि इंफॉर्मेशन जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया जा सके। लूज कोहेरेंसी समझिएगा। जो डेटाबेस है वो हमेशा, जिस डेटाबेस की बात हो रही है, वो डेटाबेस हमेशा इंटरनली कंसिस्टेंट रहेगा। यानी कि हर वर्जन जो डेटाबेस का, जिसे हम जोन कहते हैं, हर वर्जन डेटाबेस का एक सबसेट होता है, एक जोन जिसे हम कहेंगे, उसका एक सीरियल नंबर होता है। हर बार ये सीरियल नंबर इंक्रीमेंट होता है जब भी डेटाबेस चेंज होगा। और जो मास्टर कॉपी जो डेटाबेस की है वो तब होगी वो जब जोन एडमिनिस्ट्रेटर अपना टाइमिंग सेट करेगा। तो ये जोन एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर मास्टर कॉपी तब चेंज होगी जब जोन एडमिनिस्ट्रेटर से सेट करेगा। और जो कैश डेटा होगा वो जोन एडमिनिस्ट्रेटर जो टाइम आउट सेट कर देगा, उस हिसाब से वो चला जाएगा। स्केलेबिलिटी समझिएगा। कोई लिमिट नहीं है इसमें। अब ये मैंने एक नंबर लिखा है, हो सकता बहुत ज्यादा हो इससे। तो एक सर्वर में इतने नाम होते हैं, और क्वेरीज का भी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कितनी भी, इतनी देखिए 24,000 क्वेरीज तो आराम से पर सेकंड हैंडल की जा सकती है। और जो क्वेरीज है वो मास्टर, स्लेव्स और कैश में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैं आपको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से दिखाऊंगा ये सब चीजों को। रिलायबिलिटी समझिएगा। डेटा रेप्लिकेट होता है, डेटा मास्टर से मल्टीपल सेव पे कॉपी किया जाता है, मल्टीपल सेव पे। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम में। क्लाइंट क्वेरी कर सकते हैं मास्टर सर्वर पे या किसी भी स्लेव सर्वर पे, और जो क्लाइंट टिपिकली क्वेरी करते हैं वो लोकल कैश पे करते हैं। डीएनएस जो है यूडीपी या टीसीपी, कनेक्शन लेस या कनेक्शन ओरिएंटेड, नॉन कनेक्शन वाले दोनों जो अपने यूडीपी टीसीपी जो भी ये फॉलो करते हैं, अपनी इनकी जो प्रॉपर्टीज है, दोनों को ही ये यूज कर सकते हैं। डायनेमिसिटी देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये डायनेमिकली अपडेट होता है, यानी कि ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं आप किसी भी रिकॉर्ड को। और जो मॉडिफिकेशन है मास्टर डेटाबेस में, वो क्या करता है, रेप्लिकेशन को ट्रिगर कर देता है।
केवल मास्टर जो आपका डेटाबेस है वो डायनेमिकली अपडेट होता है और फिर इसीलिए वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी बना देता है कभी कभी। डीएनएस कंपोनेंट समझिएगा, तीन चीजें जैसे मैंने आपको पहले भी इसको इंगित किया कि नेम स्पेस होता है, रिजॉल्वर्स होते हैं और नेम सर्वर्स होते हैं। तो नेम स्पेस में क्या होता है, स्पेसिफिकेशन फॉर अ स्ट्रक्चर नेम स्पेस एंड डेटा एसोसिएटेड विद द नेम्स। एक स्ट्रक्चर नेम स्पेस मतलब ऐसी स्पेस जहां पर नाम होंगे और उनके साथ जो डेटा है एसोसिएटेड उन नाम के साथ, वो सारी चीजें उसके स्पेसिफिकेशन नेम स्पेस बताता है। रिजॉल्वर क्या करते हैं, ये ऐसे क्लाइंट प्रोग्राम हैं जो नेम सर्वर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं या लेते हैं या पाते हैं। नेम सर्वर्स वो होते हैं, वो ऐसे सर्वर प्रोग्राम्स हैं जो इंफॉर्मेशन या जानकारी रखते हैं स्ट्रक्चर और नेम के बारे में। तो इसके बाद आते हैं नेम स्पेस। दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फ्लैट नेम स्पेस यानी कि नाम सीधा असाइन कर दीजिए एड्रेस को। तो नेम इन दिस स्पेस इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्ट्रक्चर। तो आपका ये नाम से सीधा फ्लैट नेम स्पेस ही पता चल रहा है कि नाम और एड्रेस रहेंगे, बस और कुछ नहीं। जहां तक हायरार्किकल नेम स्पेस की बात होती है, इस हायरार्किकल नेम स्पेस में हर नाम के कुछ पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड पार्ट बताएगा नाम उसका क्या है, थर्ड पार्ट डिपार्टमेंट। ये इस तरीके से हायरार्किकल नेम स्पेस बनता है। तो रिजॉल्वर का काम क्या होता है, रिजॉल्वर नाम और एड्रेस को मैप करता है या फिर एड्रेस या नाम को मैप करता है, ये रिजॉल्व करता है। तो आपका ये रिजॉल्वर हो गया, ये आपका नेम सर्वर हो गया। यहां पर क्वेरी जाती है, यहां इस तरीके से रिस्पॉन्स आ जाता है आपका। अब आप देखिए रेजोल्यूशन किस तरीके से होता है। एक तो आइटरेटिव रेजोल्यूशन होता है, आइटरेटिव के बारे में देखते हैं। ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर www.google.com का आईपी एड्रेस चाहिए। देखिए ये पूरा जो भी आप जितना मिनट आप लगा रहे हैं इसको सुनने में, अगर एक लाइन में बोलूं आपको कि नाम का एड्रेस और एड्रेस का नाम, बस ये पूरी कहानी यही है। तो हमको आईपी एड्रेस चाहिए www.google.com का। यहाँ गया, अब उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर गए यूडीएल सर्वर, कोई भी सर्वर हो सकता है जो जिसे मैंने बताया कि आपका कैश हो सकता है, लोकल सर्वर्स हो सकता है, जोनल सर्विस हो सकता है। तो बोले ये तो मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो, कहीं और ट्राई करिए। ये अपना बता देता है, रेफरल कर देता है। चलिए साहब यहाँ चले गए, A3 जो भी उन्होंने बताया वहाँ चले गए। वो कहते हैं मुझे तो नहीं पता, मुझे तो आइडिया नहीं है, आप यहाँ देखिए ना, इस जगह पे मिल सकता है, ये भी रेफर कर देते हैं। फिर हम यहाँ जाते हैं a.root.server जो इन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता, आप यहाँ चले जाइए a.gtl कोई भी जो नाम वो हमें इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ भी चले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं अरे हमें तो नहीं पता, आप क्यों नहीं ns1.google.com पे जाते हैं। तो इतनी जगह आइटरेटिव रेजोल्यूशन चल रहा है। अब यहाँ पर गए और फट से आपका आ गया कि देखिए साहब आईपी एड्रेस google.com का ये है। इसे हम आइटरेटिव रेजोल्यूशन कहते हैं। अब रिकर्सिव रेजोल्यूशन समझिएगा। ये सबसे पहले क्लाइंट जाते हैं यूडीएल सर्वर पे, वो पूछते हैं कि भैया हमें www.google.com का नंबर चाहिए या इसका आईपी एड्रेस चाहिए, बताइए प्लीज क्या होता है। वो बोलते हैं आप edu सर्वर पे जाइए, वो बोलते हैं आप रूट सर्वर पे जाइए, वो बोलते हैं आप कॉम सर्वर पे जाइए, क्योंकि आखिर में कॉम है ना, ये कॉम पे पहुंचा देते हैं। कॉम सर्वर देखता है अरे गूगल सर्वर है मेरे पास, गूगल सर्वर की इन्फॉर्मेशन है। और गूगल सर्वर क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है देखिए 255 3 डॉट और उसके बीच में रेंज है ना, वही ये वापस भेज देते हैं, ये इसको वापस भेज देते हैं, रूट वाले ईडीयू को भेज देते हैं, ईडीयू यूडीएल को भेज देते हैं और एक क्लाइंट पे चले जाता है। तो देखिए ये होता है रिकर्सिव रेजोल्यूशन। अब नेम सर्वर की बात करते हैं। नेम सर्वर में क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये आपका नेम सर्वर में 3 पार्ट है, ऑथोरिटेटिव डेटा और कैश डेटा और एजेंट। तो ये प्राइमरी मास्टर और स्लेव जोन्स है, ये रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर नेम सर्वर्स आते हैं। एजेंट का मतलब ये होता है लुकअप क्वेरीज ऑन बिहाफ ऑफ रिजॉल्वर्स, यानी रिजॉल्वर के बिहाफ पे ही आपको जो क्वेरीज है उसका रिस्पॉन्स देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होता है ये। सबसे पहले ये जोन डेटा फाइल है और ये मास्टर सर्वर है। पहले जोन ट्रांसफर होता है, उसके बाद देखिए जोन डेटा फाइल से भी जोन ट्रांसफर हो रहा है। और अगर नेम सर्वर की बात करें तो रिजॉल्वर कैसे काम करेगा, देखिए रिजॉल्वर सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर आपको एजेंट के पास जाता है, रिस्पॉन्स क्या आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से। और अगर कोई और अदर नेम किसी और नेम सर्वर को यूज करते हैं तो
रिजॉल्वर क्या करेगा, क्वेरी देगा फिर से एजेंट के पास। अब एजेंट का काम क्या है, आप किसी जगह कुछ कराने जाते हैं तो आप एजेंट्स मिलते हैं ना आपको, आपका काम आराम से और या बहुत इजीली करने के लिए, तो वही एजेंट्स हैं यहाँ पे। एजेंट के पास गए, क्वेरी दिया आपने, उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं है, आर्बिट्री नेम सर्वर के पास चले गए वो, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स के लिए वो कैश डेटा पे चले गए, कैश डेटा पे ढूंढने के लिए, उसके बाद रिस्पॉन्स आया, यहाँ से कैश डेटा से रिजॉल्वर के पास चले गए। अब तीसरा देखिएगा, अगर हमारे पास कैश डेटा, अगर कैश डेटा से हम ले रहे हैं तब क्या होगा। 3 तरीके की बता दिया मैंने, कहा रेजोल्यूशन कैसे होता है इसका नेम सर्वर से। क्वेरी आया, उन्होंने कहा रिस्पॉन्स दे, कैश डेटा ने रिस्पॉन्स दे दिया, बस बात खत्म हो गई। तो ये मैंने आपको नेम डीएनएस के बारे में बताया। सारी कहानी अगेन मैं खत्म करने पर से पहले रिआइटरेट करूंगा कि आईपी एड्रेस होता है, नाम होता है, दोनों को रिजॉल्व करने के लिए जो एक स्कीम स्ट्रक्चर बनाया गया है वही डोमेन नेम सिस्टम। बहुत शुक्रिया।